हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मैट्रिसेस के लॉन्ग आंसर टाइप सवालों के बारे में। और ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे 5 नंबर में। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। पहले सवाल में आपसे कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है 3 by 3 का मैट्रिक्स ए जो कि है 2 0 1 2 1 3 1 0। आपको बोला गया है फाइंड कीजिए ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4 आई को। साथ ही साथ आपको एक एक्स मैट्रिक्स को भी बताना है जिसके लिए कंडीशन दी गई है कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4 आई प्लस एक्स जो है वो इक्वल टू 0 है। तो एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए, तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं ए मैट्रिक्स को 2 0 1 2 1 3 और 1 - 1 0 इस मैट्रिक्स को आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूं। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5 - 1 2 9 - 2 5 और 0 - 1 - 5। तो ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4 आई की वैल्यू को निकालना है। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। कितना है, 5 है, इधर 9 है, इधर 0 है, इधर -1 - 2 - 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ -5। ये हो गया माइनस 5 ए यानी कि ए का 5 टाइम्स कर दो तो ये हो जाएगा 10 10 5। ये हो जाएगा 0 5 और -5। ये हो जाएगा 5 15 और 0 प्लस 4 आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 उसमें 4 मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो 5 है और ये -10 है तो ये -5 हो जाएगा और -5 प्लस 4 तो ये आ जाएगा -1। ये -1 है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ आएगा -1। यहाँ पर 2 है, -5 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने देखा 9 है, -10 तो -1 हो गया तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ पर -2 है और -5 -7 प्लस 4 तो ये -3 आ जाएगा। 5 -15 -10 तो ये हो जाएगा 0 - 5 आ जाएगा। ओके, और -1 और माइनस ऑफ -5 तो 5 -1 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर -5 और +4 तो ये आ जाएगा -1। तो इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू हमें निकालनी थी या इस इक्वेशन की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो हमने निकाल ली। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो x है एक्चुअली में वो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 4 आई है। और ये जो चीज है ये अभी मैंने अभी यहाँ पर निकाली जो कि यहाँ पर आ गया मेरे पास। तो मुझे करना कुछ नहीं है, इसका नेगेटिव लेना है। तो इसका नेगेटिव लेना है यानी कि अंदर -1 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1 1 3 1 3 10 1 3 10 और ये हो जाएगा आपका 5 4 और 1। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। यहाँ पर -1 आएगा तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 3 ओके, 1 3 10 ओके, 5 -4 1 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में आपसे क्या बोला गया कि एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 3 2 2 0 -1 1 2 3 शो दैट ए क्यू -4 a² -3 a + 11 i इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको यहां पर ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर क्या होगा, 1 3 2 2 0 -1 1 2 3 इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, ये लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये 1 2 3 आ गया। अच्छा, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपके पास 975
141 और 899। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। अब अगर आपको ए क्यूब चाहिए तो ए क्यूब के लिए आपको ए इंटू ए स्क्वायर करना पड़ेगा। ए आपके पास में है 1 3 2 2 0 -1 1 2 3। ए स्क्वायर आपको देखना है तो ए स्क्वायर आपके पास में है 9 7 5 1 4 1 और 8 9 9। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब को मैं डायरेक्टली यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं कि ये हो जाएगा आपका 28 37 26। यहां पर आ जाएगा 10 5 1 10 5 1 और यहां पर आ जाएगा 35 42 और 34। ये आपके पास में ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आपने निकाल लिया, ए तो गिवन ही था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर ए क्यूब -4a² -3a 3a +11i। इसको सॉल्व करके हमें प्रूव करना है कि ये 0 आएगा। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है? 28 10 35। यहाँ पर लिखा 37 5 42 और यहाँ लिखा 26 1 और 34। फिर उसके बाद माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मेरे पास ये, इसका 4 टाइम्स करना है, यानी कि ये 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। -3a, 3a यानी कि a का 3 टाइम्स कर दो तो ये हो जाएगा 3 6 3। ये हो जाएगा 9 0 6। ये हो जाएगा 6 -3 और ये हो जाएगा 9 +11i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 11 मल्टीप्लाई कर दो तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 28 और इस 11 को जोड़ दूं, क्योंकि प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 39 और ये माइनस का 36 है और ये माइनस का 3 है, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 39। तो प्लस का 39 और माइनस का 39 मिलाकर कितना हो जाएगा? 0। उसी तरह से यहाँ पर ये 37 है और यहाँ पर 0 है तो 37 आएगा टोटल। यहाँ पर -28 है और यहाँ पर -9 है तो ये भी माइनस का 37 आएगा, तो इसको जोड़ने में भी कितना आएगा? 0। तो सिमिलरली आपको हर जगह यहाँ पर 0 0 मिलता जाएगा, तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आपको मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये आपको दिखाई दे। ठीक है, तो अभी आपको सोल्यूशन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं है? ठीक है, चलें, सिंपल था, आसान था। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। इस सवाल में आपसे बोला है फाइंड मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 वाला, जो कि 2/3 का मैट्रिक्स है। ओके, और ये बराबर है एक मैट्रिक्स के जो कि 2/3 का मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है -7 -8 -9 2 4 6। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स है एक्स और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है आपके पास और इसका ऑर्डर है 2/3 और सामने एक मैट्रिक्स यहाँ पर आ रहा है जिसका ऑर्डर है 2/3, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल होगा और दिस इंटू दिस होगा। तो यहाँ पर देखा 3 तो 3 की जगह दिख रहा है, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा, जो एक्स मैट्रिक्स होगा, वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो ये ए बी सी डी मान सकते हैं इसको, एक्स को। और यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 और 4 5 6 और ये सामने आ गया हमारे पास -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, हमको मालूम है ये रो इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगी तो ये a + 4 भी मिलेगा और ये मिलेगा हमें 2a + 5b, ये मिलेगा 3a + 6b
ये मिलेगा C प्लस 4D, ये मिलेगा 2C प्लस 5D, और ये मिलेगा 3C प्लस 6D। ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स हमारे सवाल के हिसाब से बराबर है ऐसा कुछ। ठीक है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ये वाला एलिमेंट है ये -7 के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो a प्लस 4b है वो एक्चुअली में -7 के बराबर है, और ये जो एलिमेंट है 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, ये बराबर है -8। ठीक है। अब इसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8b इज इक्वल टू माइनस का 14। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, और सॉरी ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इन दोनों को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2a से 2a जाएगा, 8b में से 5b जाएगा, तो ये बचेगा 3b, और -14 माइनस ऑफ -8, तो -14 प्लस 8 यानी कि -6। तो यहां से b की जो वैल्यू है वो -2 आ जाएगी, b की जो वैल्यू है वो -2 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस एलिमेंट को ले लो, इस एलिमेंट को ये 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं c प्लस 4d जो है वो 2 के बराबर होगा। साथ ही साथ हम 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d को लिख सकते हैं 4 के बराबर। ठीक है। तो अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं तो ये 2c प्लस 8d हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इसे आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2c चला जाएगा, 8d में से 5d जाएगा, तो 3d बचेगा, और 4 में से 4 गया तो 0, यानी कि d की वैल्यू 0 आ गई। अगर d की वैल्यू 0 है और यहाँ हम पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, तो हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो हमें a भी मिल गया, हमें b भी मिल गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये b की वैल्यू -2 है, तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में अगर b की वैल्यू -2 पुट करोगे तो ये a -8 इज इक्वल टू -7, यानी a की वैल्यू आएगी 1। तो यानी कि जो हमारा x मैट्रिक्स था जो कि आपने लिखा था a b c d मैट्रिक्स, वो एक्चुअली में हमारा क्या बनेगा, 1 -2 और 2 0, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, जो हमें निकालना था। बात समझ में आ गई। आसान है, सिंपल है, सरल है। ठीक है, एक बार देखो इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब ये जो सवाल है और जो उसके पहले हमने सवाल किया था, प्रीवियस सवाल, वो दोनों सेम टू सेम ही है। तो पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करके देखना इसे। तो जैसे मुझे ये दिख रहा है कि ये जो है ये 3/2 का मैट्रिक्स है, और ये 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि एक मैट्रिक्स 3/2 का है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स से, और जो रिजल्ट आ रहा है वो 3/3 का मैट्रिक्स है। तो पहली बात तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना लाजमी है, जरूरी है। और ये 3/3 का बन रहा है, यानी कि इधर से 3 उठाएंगे और इसका ये वाला 3 उठाएंगे, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि इसमें 2 रो और 3 कॉलम होंगी। तो मैंने बोला ये ए बी सी डी ई एफ हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो इस सवाल को क्या आप खुद से ट्राई करोगे, हाँ या ना? कर सकते हो, बहुत ही इजी सवाल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। इसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो ए है, ये जो आपको ए दिया गया है, इसको आपको P प्लस Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसमें से P को अगर मैं बोलूंगा कि ये सिमेट्रिक है, तो Q जो होना चाहिए वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है, या उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है। और अभी इस P को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, और इस Q को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप ध्यान से देखो, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे A ही मिलने वाला है, क्योंकि 1/2 A ट्रांसपोज और 1/2 A ट्रांसपोज जो प्लस माइनस में वो कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो ये तो इसकी कहानी थी जो मैंने आपको बता दी।
अब इसको इनिशिएट कैसे करेंगे, शुरू कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या बोला कि जो मैट्रिक्स ए है वो आपके पास में है 2 4 -6 7 1 3 -2 और 5 4। अभी इसके बगल में ही आप ए ट्रांसपोज निकाल के रख लो, तो ये हो जाएगा 2 4 -6, ये हो जाएगा 7 3 और 5, और ये हो जाएगा 1 -2 और 4। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप a प्लस ए डैश निकाल लो। तो a प्लस ए डैश निकालोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 7 11 हो जाएगा, -6 + 1 -5 हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और ये -5 बचेगा, और ये -2 + 5 तो ये 3 बचेगा, और ये 4 + 4 8 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस ए डैश निकाल दूँ, तो इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 11/2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, ये 11/2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको बोल देता हूँ कि ये p है, 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस ए डैश। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब अगर मैं यहाँ से P डैश निकालना चाहूँ, तो P डैश का मतलब है कि ये जो 2 है ये 11/2 है, ये माइनस का 5/2 है, ये 11/2 है, ये 3 है, ये 3/2 है, ये माइनस का 5/2 है, 3/2 है, और ये 4 है। इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो को कॉलम में चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा 2 11/2 -5/2, ये हो जाएगा 11/2, 3 और 3/2, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 11/2 -5/2 11/2 3 3/2, और ये हो जाएगा माइनस का 5/2 3/2, और ये हो जाएगा 4। तो क्या आपको ऐसा देख के लग रहा है कि ये एक्चुअली में तो P डैश जो है वो P के बराबर ही आ रहा है? देख के लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो यानी कि ये P जो है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ध्यान से देखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर हम a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। तो a माइनस ए डैश क्या आने वाला है, ध्यान से देखो। 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 7 जाएगा -3, -6 -1 तो -7, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 -2 यानी कि 5 + 2 7। ठीक है, ये हो गया। और 1 + 6 हो जाएगा ये 7, और ये हो जाएगा -7, और ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसका 1/2 टाइम्स कर देंगे, तो इसका 1/2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आएगा, 0, 3/2 7/2 -3/2 0 -7/2, और ये -7/2 7/2 और 0। तो अभी इसको मैं बोल देता हूँ कि ये मेरे लिए Q है। तो अगर मैं Q डैश निकालूं, तो मैं 0 3/2 7/2 -3/2 0 -7/2 -7/2 7/2 0, इसका डैश निकाल रहा हूँ। अब इसका डैश निकालूंगा तो एक्चुअली में ये मुझे क्या मिलने वाला है, ये मुझे मिलने वाला है 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 और 0। तो आपका ध्यान देना जाना चाहिए कि यार ये जो Q डैश है ये तो माइनस ऑफ Q के बराबर है। ध्यान से देखो, यानी कि जो Q है वो Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक्चुअली में आपने जो A है उसको P प्लस Q के फॉर्म में लिखना है। तो P आपने निकाल लिया है, Q आपने निकाल लिया है, तो यहाँ पर
P वाला मैट्रिक्स पुट करना, यहाँ पर Q वाला मैट्रिक्स पुट करना और यहाँ पर सामने A वाला मैट्रिक्स लिख देना। बस इतना ही काम करना होता है इस सवालों में। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ा सा मेरे पीछे गया है कुछ क्वेश्चन शायद से, वैसे मैंने वहाँ लिखा ही नहीं है कुछ, बट फिर भी थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब आप इसको देख सकते हैं, सिंपल है, आसान है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का वो पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो बिल्कुल इसी के जैसा ही है, बिल्कुल इसी के जैसा ही है। तो ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये आप खुद से करेंगे, अपेक्षा करता हूं कि आप खुद से करेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। तो इसको भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में करना है, सेम प्रोसेस है, आप इसको कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में क्या करना है हमें? बोला शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली व्हेन ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि ये जो है ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, मगर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम ए को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मान रहे हैं। अच्छा, यानी कि इसका कहना ये है कि अगर आप ए को सिमेट्रिक मानोगे तो ये सिमेट्रिक आ जाएगा, ए को स्क्यू सिमेट्रिक मानोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। तो केस वन जब हमने ए को मान लिया कि वो सिमेट्रिक है, ठीक है, हमने मान लिया कि वो सिमेट्रिक है। अगर वो सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ए के बराबर आएगा, ये कंडीशन। तो मैंने बोला कि बी ट्रांसपोज ए बी, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। अब ये रिवर्सल लॉ के हिसाब से उल्टा खुलता है, मतलब पहले इसका ट्रांसपोज होगा फिर इसका फिर इसका। तो यहाँ पर होगा बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, फिर यहाँ पर आ जाएगा बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और यहाँ से आपको मिलेगा बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अगर आप ये बोलते हैं कि ये तो हमें सेम टू सेम मिल गया, जिसका आप ट्रांसपोज ले रहे थे वही चीज मिल गई, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि भैया ये जो बी ट्रांसपोज ए बी है ये सिमेट्रिक है, और ये कब आया? जब हमने ए को सिमेट्रिक माना। बात समझ में आ गई? अब जैसे मान लो इसमें इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है मालूम है आपको? मैंने मान लो इसको P मान लिया, और P का ट्रांसपोज जब मैंने लिया तो वो P आ गया, ऐसा कुछ हो रहा है। अब जैसे मान लो सेकंड केस में मैंने Q बोल दिया, और Q जो है केस नंबर 2 हम लिख देते हैं, केस नंबर 2 में हम A को Q सिमेट्रिक मान रहे हैं। इसका मतलब है कि A का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ A के बराबर है। अब हमने यहाँ पर बोला कि लेट Q इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, ये है। तो Q का ट्रांसपोज लिया तो ये हो जाएगा बी टी बी का ट्रांसपोज। यहाँ पर आप टी लगा लो, आप चाहो तो यहाँ भी टी लगा सकते थे और यहाँ भी टी आपने लगाया। तो आप रिवर्सल लॉ के हिसाब से बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज तो ये आ गया, ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा, तो मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया और ये बी आ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो ये माइनस ऑफ ये जो चीज़ है पूरी की पूरी ये क्यू है, तो ये माइनस ऑफ क्यू के बराबर आ गया। इसका मतलब जो क्यू है वो क्या है? क्यू सिमेट्रिक है, मगर ये तब आया जब मैंने ए को क्या माना? स्क्यू सिमेट्रिक माना। तो अगर आप ए को सिमेट्रिक मानोगे तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा। क्या सिमेट्रिक बन जाएगा? ये वाला। और अगर आप ए को स्क्यू सिमेट्रिक मानोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल था, आसान था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। ठीक है, अब इस तरह के सवाल आपको आपके किताबों में दिखाई देते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें सोल्यूशन आपके सामने है, क्योंकि इसमें काफी कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए सोल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है। 2015 में ये सवाल आ चुका है। कैसे करोगे आप इस सवाल को? ध्यान से देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दो कि आपसे क्या बोला है। 3 स्कूल्स हैं, ए बी सी, 3 स्कूल हैं। उन्होंने एक मेला ऑर्गेनाइज किया है फॉर कलेक्टिंग फंड्स फॉर हेल्पिंग द रिहैब, रखा है उन्होंने फूड फ्लड विक्टिम्स के लिए।
दे सोल्ड हैंडमेड फैंस, ठीक है, mats and plates from recycled material at a cost of ₹25, यानी कि फैन जो है ₹25 का है, मैट्स जो हैं वो ₹100 के हैं, और जो प्लेट्स वो बेच रहे हैं वो ₹50 का एक प्लेट, मतलब ये पर पीस का प्राइस उन्होंने बताया हुआ है। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड आर गिवन बिलो, यानी कि ये आपके तीन स्कूल हैं, ए, बी और ये सी, और इन्होंने कितने फैन बेचे, कितने मैट्स बेचे और कितने प्लेट्स बेचे उनके बारे में आपको बता दिया। आपसे बोला फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली बाय सेलिंग द अबव आर्टिकल, ऑल्सो फाइंड द टोटल फंड्स कलेक्टेड फॉर द पर्पस। तो कितना फंड कलेक्ट किया वो आपसे पूछ रहा है। तो हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने यहाँ पर स्कूल ए, बी और सी लिखा है, और यहाँ पर ये फैन, मैट्स और प्लेट्स लिखा है। तो अगर हम ए के बारे में बात करें, स्कूल ए के, तो उन्होंने कितने फैन बेचे, 40, देख लो आप। उन्होंने कितने मैट्स बेचे, 50, देख लो आप। ए का यहीं पर देखेंगे, बी का यहाँ पर देखेंगे और सी का यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, और इनका प्राइस हमने लिख दिया, ये किसका है, ये फैन का है, ये किसका है, ये मैट का है, और ये किसका है, ये प्लेट का है। ये प्राइस हमने लिख दिया। अब ये इस ऑर्डर में दिस इंटू दिस वाला, रो इंटू कॉलम वाला, तो ये मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ये सिंगल कॉलम में रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्कूल ए ने इतना फंड, और इसने इतना, और इसने इतना फंड जो है वो कलेक्ट किया बाय सेलिंग फैंस, मैट और प्लेट्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको बता दिया कि ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल ने कितना अरेंज किया, और टोटल कलेक्शन इन तीनों स्कूल के द्वारा जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल था, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे ख्याल से इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल भी कुछ इसी के जैसा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपके पास में क्या है कि ए ट्रस्ट फंड हैज 35,000 इज टू बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। एक ट्रस्ट के पास 35,000 रुपए हैं, जो कि दो अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं। फर्स्ट बॉन्ड में उन्हें 8% इंटरेस्ट मिलने वाला है, और दूसरे में उनको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। और वो एक एनजीओ जो कि कैंसर के इलाज के लिए एक सोसाइटी है, उनको शायद वो देंगे या डोनेट करेंगे, ऐसी कोई बातचीत हो रही है। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 35,000 among टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3200, यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो दोनों बॉन्ड से मिल रहा है वो एनुअली वो 3200 मिल रहा है। तो यहां पर आपने क्या मानना है कि लेट द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड वो एक्स रुपीस हो गया, तो सेकंड में कितना होगा, 35,000 माइनस एक्स कर लोगे, है ना, क्योंकि दोनों जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करो उनका सम तो 35,000 ही है। तो अगर एक को आपने एक्स माना तो दूसरे को 35,000 माइनस एक्स मानोगे आप। तो यहाँ पर मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है वो है, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से किया है वो यहाँ पर कॉलम के हिसाब से हमने उसको अरेंज कर दिया। 8% यानी 8/100, 10% यानी कि 10/100। इसको आप 0.8 या 0.1 भी लिख सकते थे, 0.08 या 0.1 भी लिख सकते थे, ठीक है। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इतना पैसा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब इन्वेस्ट करेंगे तो जो पैसा मिलेगा, इतना पैसा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो इन्वेस्ट करेंगे तो जो पैसा मिलेगा, उसका जो टोटल इंटरेस्ट बन के आ रहा है वो 3200 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई तो हमको 35,000 माइनस एक्स करेंगे तो दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी, और यही हमसे पूछ रहा था इस सवाल में, ठीक है। सिंपल है, आसान है। तो इसमें बच्चों को सिर्फ ये लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम है तो इसको अरेंज कैसे करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। वर्किंग स्कीम यहाँ पर बताई गई है हर साल के हिसाब से, ठीक है, वो आप देखना वीडियो को पॉज करके। अच्छा, अब यहाँ पर यही सवाल वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर वुमेन एज ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड टू जनरेट अवेयरनेस थ्रू हाउस कॉल्स, लेटर्स, अनाउंसमेंट्स, द कॉस्ट ऑफ ईच मोड पर अटेम्प्ट इज गिवन बिलो, यानी कि ये जो अलग अलग तरीके से जो अवेयरनेस फैला रहे हैं उसमें जो कॉस्टिंग लग रही है वो आपको बताया गया कि 50 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए है। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड इन 3 विलेजेस एक्स वाई जेड, यहाँ पर 3 विलेजेस हैं एक्स वाई जेड, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है।
ये सब आपको दिखाई दे रहा है। फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द 3 विलेजेस सेपरेटली यूजिंग मैट्रिसेस। तो इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमने हाउस कॉल, कॉल लेटर्स और अनाउंसमेंट को अरेंज कर दिया। ये हमारा कौन सा है, ये ए, ये हमारा बी है, ये बी वाला क्या था, प्राइस। बी वाला हमारा कौन सा है, प्राइस। ठीक है। अब जब ए इंटू बी करेंगे तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये रो इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करके ये सिंगल मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो हम बता सकते हैं कि विलेज एक्स में, वाई में और जेड में हमारा कुल कितना खर्चा हुआ है इन तीनों मोड को अपनाते हुए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसको आराम से कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस आपको लैंग्वेज में अगर सवाल पूछा जाता है तो आपको दिक्कत होती है, तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए इसको सवाल लिया गया था। ये ऑल इंडिया लेवल पे 2015 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है। तो बहुत चांसेस हैं कि ये सवाल रिपीट हो। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और किसी और चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।